दोस्तों वैसे तो भारतीय कार बाज़ार के अंदर मारुति का दबदबा बहुत सालों से है, लेकिन उस दबदबे के बीच भी जो एक डेफिनेटिव सुपरस्टार कार मारुति की बड़े सालों से रही है वो है स्विफ्ट। और 2021 के लिए मारुति सुजुकी स्विफ्ट का फेसलिफ्ट आ गया है। और यहाँ पर जो बदलाव है ये सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट बदलाव किए गए हैं। और आज मैं आपको इन सारे बदलावों के बारे में बताऊंगा। और न सिर्फ ये, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस गाड़ी की विशेषताएं क्या हैं, इसके कंपटीशन के मुकाबले इसकी कमियां क्या हैं, और क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या आपके पास इस सेगमेंट में या किसी और सेगमेंट में कुछ और ऑप्शंस मौजूद हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग अपनी इस डिटेल रिव्यू को शुरू करते हैं। और जैसा कि आपने ऑलरेडी अभी देख लिया होगा, इस गाड़ी के एक्सटर्नल स्वरूप में, बाहरी स्वरूप में किसी तरह का कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। जो बड़ा चेंज आपको नज़र आएगा वो है ये हनीकॉम्ब मैश ग्रिल, जहाँ पर जो स्टाइलिंग है ज़रा चेंज करी गई है और यहाँ पर ये एक क्रोम स्लैट डाल दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये उन गाड़ियों में से एक है जहाँ पर आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर जो डिटेलिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से करी गई है। ब्लिंकर्स यहाँ पर बल्ब हैं और यहाँ पर आपको एक फॉग लैम्प भी नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प्स भी मिलते हैं, लेकिन ऑटो वाइपर्स यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। इस गाड़ी की जो व्हील बेस है ये पहले जितनी ही है। डिज़ाइन में कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किए गए हैं, लेकिन इसकी जो ओवरऑल लेंथ है इसमें सिर्फ 5 mm का इजाफा किया गया है। तो लेंथ जो है ये ज़रा बढ़ गई है। अगर आप इसे इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें जो कि है ग्रैंड i10 और फोर्ड फिगो, तो इसकी लेंथ, इसका व्हील बेस, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई सब कुछ ग्रैंड i10 से ज़्यादा है। लेकिन फोर्ड फिगो जो है उसका व्हील बेस इससे लंबा है और वो इससे ज़्यादा लंबी है, लेकिन ये ज़्यादा चौड़ी है और ज़रा ज़्यादा ऊंची भी है। तो अगर आप डायमेंशंस की बात करें तो उस हिसाब से ये आज भी इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे से होल्ड अप करती है। और अगर आप बलेनो या फिर i20 जैसी गाड़ियों की बात करें तो वो ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ हैं और ऑब्वियसली इससे ज़्यादा लंबी, ज़्यादा चौड़ी और ज़्यादा स्पेशियस भी हैं। बाहरी स्वरूप में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। और यहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे तो रेयर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये कैमरा भी नज़र आएगा और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलते हैं 15 इंच व्हील्स और टॉप ऑफ द लाइन ZXi प्लस वेरिएंट में आपको 185 सेक्शन टायर्स मिलते हैं। यहाँ पर अपोलो के एलनैक टायर्स लगे हुए हैं। फ्यूल टैंक की अगर हम लोग बात करें तो 37 लीटर्स का यहाँ पर फ्यूल टैंक है। और एक और जो ख़ास बात है यहाँ पर वो ये है कि ये जो बूट आप यहाँ पर देख रहे हैं 268 लीटर्स के साथ ये इस सेगमेंट का सबसे स्पेशियस बूट है। तो उस लिहाज से भी यहाँ पर आपको एक बड़ा एडवांटेज है। एक और बड़ी चीज़, यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, जो कि आपको इस सेगमेंट की किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगी। तो आपके पास एडजस्टेबिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बूट के लिए एक लाइट नज़र आएगी और साथ ही साथ ये एक हुक भी नज़र आएगा। मेरे ख्याल से ये लोडिंग बे जो है ये ज़रा और ऊपर हो सकती थी। ये जो लिप है ये ज़रा ऊपर है और ये यहाँ से सामान निकालने के लिए आपको शायद थोड़ी तकलीफ़ हो, लेकिन स्पेशियसनेस के मामले में यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो ये छोटे मोटे जो चेंजेस हैं, इसके अलावा एक जो बड़ा चेंज किया गया है वो ये है कि अब ZXi प्लस वेरिएंट में आपको 3 टू टोन कलर्स भी मिलते हैं। और ये कलर्स हैं सॉलिड फायर रेड विद पर्ल मिडनाइट ब्लैक रूफ, पर्ल आर्कटिक वाइट विद पर्ल मिडनाइट ब्लैक रूफ और पर्ल मेटालिक मिडनाइट ब्लू विद पर्ल आर्कटिक वाइट रूफ। और इसके अलावा जो पहले 6 कलर्स थे सॉलिड कलर्स वो आपको ऑब्वियसली अभी भी मिलते हैं। और ये जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ZXi प्लस, इसी के अंदर आपको ये 2 टोन ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पर आपको सनरूफ नहीं मिलती है, यहाँ पर आपके पास शार्क फिन एंटेना नहीं है, यहाँ पर आपको ये स्टबी एंटेना मिलता है। पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको ये हाई माउंट स्टॉप लैंप नज़र आएगा और पीछे जो टेल लैंप असेंबली है यहाँ पर भी आपको LED एलिमेंट्स मिलते हैं। अब स्विफ्ट जो है ये हमेशा से ये बड़ी ही स्पॉटी दिखने वाली कार रही है, एक बड़ा ही क्राउचिंग सा इसका स्टांस रहा है और इसके कारण जिन लोगों को एक फन टू ड्राइव कार चाहिए, एक स्पोर्टी कार चाहिए, उन्हें ये हमेशा बहुत पसंद आती रही है और आज भी ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो लुक्स के लिहाज से भी ये आपको काफ़ी रास आएगी। तो ये तो थे कॉस्मेटिक चेंजेस, लेकिन ज़्यादा बड़ा बदलाव हुआ है इंजन में। और अब यहाँ पर आपको डुअल जेट टेक्नोलॉजी मिलती है इंजन में, यानी कि हर सिलेंडर में एक नहीं 2 इंजेक्टर्स आपको मिलते हैं और इससे पावर जो है 7 PS बढ़ गया है। अब यहाँ पर 90 PS की पीक पावर बनती है, 113 Nm की पीक टॉर्क बनती है और यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। यहाँ पर 2 kmpl से इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। तो चलिए पहले हम लोग इस इंजन को देख लेते हैं कि इंजन देखने में कैसा लगता है और फिर चलते हैं एक स्पिन पर और उसके बाद बात करेंगे अंदर जो बदलाव हैं उनकी। तो दोस्तों ये है नया 1.2 लीटर 4 सिलेंडर डुअल जेट पेट्रोल इंजन। K सीरीज़ इंजन है
और अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी साउंड डेडनिंग और इंसुलेशन भी मिलेगा। और ये गाड़ी क्या वाकई में अंदर से बहुत अच्छे से इंसुलेटेड है। एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसा है, फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है, चलने में कैसी है, चलिए हम लोग स्टीयरिंग के पीछे बैठते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, क्या ये नया डुअल जेट इंजन ज़्यादा पावरफुल महसूस होता है या फिर ये जो इंक्रीमेंट है पावर में वो सिर्फ पेपर पे हुआ है? ये पावर आप डेफिनेटली न सिर्फ परफॉर्मेंस में महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो लो एंड ट्रैक्टेबिलिटी है वहाँ पर भी डेफिनेटली अब महसूस कर सकते हैं। और अगर आप इसे नंबर्स में परिवर्तित करना चाहें तो 0 to 100 टाइम जो है वहाँ पर लगभग 0.5 सेकेंड का फ़र्क आ गया है। ये गाड़ी अब 0 to 100 टाइम में 0.5 सेकेंड्स ज़्यादा क्विक है। और इसके अलावा अगर आप ट्रैक्टेबिलिटी भी देखने जाएंगे तो नीचे की तरफ जो परफॉर्मेंस है ये ज़्यादा बेहतर हुआ है। इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियां हैं, अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स की बात करें तो वो गाड़ियां स्विफ्ट के साथ टक्कर नहीं ले सकती हैं। ये 1.2 लीटर के सीरीज़ इंजन जो है ये एक जेम ऑफ अ इंजन है, सबसे ज़्यादा रिफाइंड और सबसे बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी देने वाला इंजन हमेशा से रहा है। और Hyundai का जो इंजन है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो इंजन है ये एक स्टैंड आउट इंजन है। पावर यहाँ पर 90 PS है, 6000 RPM की रेव रेंज पर पीक पावर बनती है 90 PS की, और 113 न्यूटन मीटर की जो टॉर्क है वो 4000 RPM पर बनती है। 6300 to 400 पर यहाँ पर लिमिटर कट इन होता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट होता है यहाँ पर ये पावर, ये आपको किसी और गाड़ी में होता हुआ नज़र नहीं आएगा। कहने को फिगो में आपको पावर ज़्यादा मिलती है, 96 PS की पीक पावर मिलती है और टॉर्क भी वहाँ पर ज़्यादा है 120 न्यूटन मीटर के साथ, लेकिन 0 to 100 टाइम इसी गाड़ी का सबसे अच्छा है। लगभग 11.7 सेकंड्स में ये गाड़ी अपना 0 to 100 टाइम करती है। और न सिर्फ ये इंजन बहुत ही रेव हैप्पी है, बहुत ही रिफाइंड है। जब आइडल करता है तो ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ये इंजन चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो रिफाइनमेंट के मामले में, एक रेव हैप्पी नेचर के मामले में ये इंजन शुरू से ही ज़बरदस्त रहा है, और आज भी न सिर्फ उतना रिफाइनमेंट बल्कि उससे भी ज़्यादा रिफाइनमेंट आपको इस डुअल जेट इंजन के साथ मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं ट्रैक्टेबिलिटी की बात करूं तो बहुत ही लो रेव्स से ये इंजन पुल करता है, और मेरे ख्याल से इस तरह के जो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हैं यहाँ पर आपको सबसे बेहतरीन ट्रैक्टेबिलिटी मिलती है। और इस डुअल जेट टेक्नोलॉजी के साथ में ये इंजन अब आपको बहुत ही ट्रैक्टेबल लगेगा। सिटी के अंदर जब आप इसे चलाएंगे तो आपको गियर शिफ्ट्स मिनिमल करने पड़ेंगे। मैंने आज जब इसकी टेस्टिंग करी तो 5th गियर में भी ये 35 km/h की लो स्पीड्स पर आराम से पुल कर रहा था। कोई स्टटरिंग नहीं, कोई स्पटरिंग नहीं, किसी तरह की कोई नॉइज़ नहीं। तो अगर आप इसे सिटी में बहुत लो स्पीड्स पर हाई गियर्स पे भी चलाएंगे तो ये आपको परेशान नहीं करेगा, गियर शिफ्ट्स आपको ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे। और ये ट्रांसलेट होता है फ्यूल एफिशिएंसी में। इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी 2 km/लीटर से बढ़ गई और अब 23.2 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलती है मैनुअल में, और AMT में 23.76 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, जो कि लाजवाब है। अब कहने को कुछ और गाड़ियां इससे 1-2 kmpl कम फ्यूल एफिशिएंसी भले ही दे, लेकिन रियल वर्ल्ड में इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी सबसे बेहतरीन है। इवन सिटी में आपको 15 to 16 kmpl बड़े आराम से देती है, और अगर आप हाईवे पर इसे आराम से चलाएं तो 20 kmpl बहुत आराम से पार कर देती है। और ख़ास तौर पर आजकल जिस तरह से फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, उस लिहाज से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा गियर शिफ्ट्स यहाँ पर काफ़ी स्लिक हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट थ्रो गियर बॉक्स आपको मिलता है। क्लच बहुत ही लाइट है, जिसके कारण अगर आप सिटी में भी चला रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। उस सिटी ड्राइव के हिसाब से ये गाड़ी मैनुअल वर्जन में भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आप AMT के साथ में भी जा सकते हैं अगर आप स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा चला रहे हैं तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसे बहुत ही अच्छी सिटी कार बना देती हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक मिलता है। अब राइड की अगर मैं बात करूँ तो राइड जो है यहाँ पर पहले से ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये जो गाड़ी है ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल रखती है। यहाँ पर फर्मनेस जो है ये ज़्यादा नहीं है। पहले जब स्विफ्ट आती थी, जब इनिशियली अपनी पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन में स्विफ्ट लॉन्च की गई, तब ज़रा फर्म साइड पर थी, ज़्यादा फन भी थी, क्योंकि स्टीयरिंग जो था वो वहाँ पर ज़्यादा अलाइव था। अब अगर आप देखने जाएंगे तो स्टीयरिंग बीच में काफ़ी इनर्ट है, पहले जितनी यहाँ पर एक कनेक्टेड फील नहीं है। लेकिन अब भी जब आप इसे कॉर्नर्स पर चलाते हैं इस गाड़ी को, तो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फन टू ड्राइव एलिमेंट यहाँ पर है, लेकिन ये पहले वाली बात नहीं है। और ख़ास तौर पर ये स्टीयरिंग जो है ये अब पहले के मुकाबले काफ़ी इनर्ट हो गया है, काफ़ी लाइट है। सिटी में ये काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, टाइट स्पेसेस में काफ़ी अच्छा लगेगा चलाने के लिए, लेकिन ये जो स्टीयरिंग है ये अब उतना फन टू ड्राइव नहीं रहा। अगर आप फन टू ड्राइव एलिमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से फोर्ड फिगो जो है इस सेगमेंट की बहुत ही ज़बरदस्त फन टू ड्राइव कार है। और आउटराइट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखें तो जो ग्रैंड आइटन नियोस टर्बो इंजन है
जो कि 100 PS और 172 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क बनाता है, वो इस सेगमेंट का, अगर आप रीजनेबली प्राइस्ड कार्स की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है। ये गाड़ी भी आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी का कॉम्बो देती है, लेकिन हैंडलिंग और फन टू ड्राइव एलिमेंट ज़रा पहले से कम हो गया है। यहाँ पर अगर स्टीयरिंग ज़रा और टॉकेटिव होता तो मेरे ख्याल से और मज़ा आता। और इसके अलावा यहाँ पर ये स्टीयरिंग, जैसा आप देख रहे हैं, आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे ज़रा और कॉन्फिडेंस यहाँ पर आता है, लेकिन एक हल्की सी फ्लोटी फीलिंग आपको डेफिनेटली मिलती है। एक कदम जमा करके बहुत ही स्टर्डी जो एक फीलिंग आती है, जैसा फोर्ड फिगो में आप महसूस करते हैं, वो यहाँ पर ज़रा कम है। इसके अलावा इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छा है, बाहर की किसी तरह की कोई आवाज़ ज़्यादा नहीं आती है। सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पर इंसुलेशन अच्छा है, सेगमेंट लीडिंग है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन कंप्लेंट करने जैसा भी यहाँ पर कुछ नहीं है। और मारुति ने खास ध्यान रखा है इस चीज़ का कि अंदर बाहरी आवाज़ें जो हैं वो ज़्यादा ना आए। इंजन के ही बारे में मैं आपको कुछ और डिटेल्स अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पर आपको सब 1000 RPM से भी अगर आप देखने जाएंगे तो ट्रैक्टेबिलिटी मिलती जाती है, और ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह की गाड़ियाँ जनरली सिटी में यूज़ होती हैं, और ये रिफाइनमेंट और ये ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। 1000 RPM के बाद तो ये बहुत आराम से पुल करने लग जाती है, और वहाँ से बहुत ही प्रोग्रेसिवली ये जो इंजन है ये रेव करता है। किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर रेव करने के लिए। 4000 RPM के आसपास एक बड़ा ही प्रोनाउंस सा स्टेप अप मिलता है आपको, जहाँ पर आपको लगता है कि गाड़ी अपने फुल चैटर पे है, फुल सॉन्ग पे है, और वहाँ से लेकर के 6000 RPM तक बहुत ही क्लीनली रेव करती है। इसे रेव करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, और एक मफल्ड सा स्पोर्टी साउंड भी है यहाँ पर, आपको अच्छा लगेगा इस गाड़ी को रेव करके। और ये जो इंजन है ये स्टैंड आउट इंजन है। ओवरऑल बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट ये गाड़ी है। हैंडलिंग एन्जॉयबल है, आप इस गाड़ी को अराउंड अ सेट ऑफ कॉर्नर्स डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या सेगमेंट लीडिंग इस गाड़ी की हैंडलिंग है? मेरे ख्याल से नहीं। अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं और आपको इस गाड़ी से और ज़्यादा आनंद प्राप्त करना है तो मेरे ख्याल से आप इसके टायर्स को भी ज़रा अपसाइज कर सकते हैं। बट ओवरऑल यहाँ पर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। ये जो इंजन ट्रांसमिशन पैकेज है ये स्टैंड आउट है। मेरे ख्याल से गियर शिफ्ट्स बहुत स्मूथ हैं, लेकिन इस सेगमेंट के बेस्ट गियर शिफ्ट्स आपको Hyundai में मिलेंगे। यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। शायद अब यहाँ पर एक 6 स्पीड गियर बॉक्स होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। आपको कमी नहीं खलती है उस चीज़ की। ओवरऑल नो कंप्लेंट्स। यहाँ पर जो इंजन ट्रांसमिशन और जो मैकेनिकल पैकेज है ये बिल्कुल लाजवाब है, और आप में से ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा रास आएगा। तो दोस्तों ये तो बातें हो गई इंजन के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में। अब हम लोग ज़रा अंदर भी देख लेते हैं कि क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं, और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं बड़ी बेसिक सी दिखने वाली की। यहाँ पर आपको सिर्फ लॉक और अनलॉक का बटन मिलेगा, और यहाँ पर आपके पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, यानी कि अगर चाबी आपकी जेब में है तो आपको सिर्फ ये बटन दबाना है और डोर इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर ये जो मिरर्स भी हैं ये अब फोल्डिंग मिरर्स हैं, तो इलेक्ट्रिकली फोल्ड हो जाते हैं। और अंदर जो एक सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि यहाँ पर अब आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिलता है, जिससे कि जब आप किसी सिग्नल पर रुकते हैं तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है और फिर अपने आप चालू भी हो जाती है जैसे ही आप एक्सेलेरेटर पैडल पर पैर डालते हैं। तो इसके कारण भी फ्यूल एफिशिएंसी जो है इसमें ज़रा इजाफा हुआ है। अंदर क्या क्या चेंजेस हैं चलिए हम लोग जल्दी से एक नज़र मारते हैं। यहाँ एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, और जो सीट अपहोल्स्ट्री है यहाँ पर भी आपको जो फैब्रिक है इसमें अब ज़रा फ़र्क लगेगा। स्विफ्ट की सीट्स हमेशा से ही काफ़ी सपोर्टिव और काफ़ी वेल बोल्स्टर्ड रही हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। और यहाँ पर जो टच पॉइंट्स हैं यहाँ पर सॉफ्ट टू टच फैब्रिक है। इलेक्ट्रिक मिरर्स, लॉक अनलॉक, और ड्राइवर साइड ऑटो डाउन और अप विंडो आपको मिलती है। यहाँ पर 1 लीटर वाटर बॉटल के लिए सफिशिएंट जगह है, और उसके अलावा और भी आपको जगह मिलती है। ये सिल्वर इंसर्ट यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, लेकिन बेस्ट इन सेगमेंट नहीं है। फिट फिनिश काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक प्रीमियम कार पे जिस तरह की आपको आजकल मॉडर्न कार्स में फिट फिनिश मिलती है उससे ये ज़रा नीचे है। यहाँ से आप ऑटो स्टार्ट स्टॉप को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अब आपको एक छोटा कलर MID मिलता है जो कि पहले स्विफ्ट में नहीं था, और ये आपको ZXi प्लस वेरिएंट में नज़र आएगा, और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके अलावा डायल्स जो हैं वो काफ़ी सॉर्टेड, काफ़ी सुलझे हुए डायल्स हैं यहाँ पर, और ये रेड एक्सेंट जो है ये इसे एक स्पोर्टी लुक भी प्रदान करता है। स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल है और फ्लैट बॉटम है। यहाँ पर आपको एक डार्क ग्रे इंसर्ट भी मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है, महसूस बहुत अच्छा होता है, होल्ड करने के लिए बहुत अच्छा है। ये लेदर रैप्ड है। मिरर्स यहाँ पर ऑटो डिमिंग नहीं है,
ये एक मिसिंग फीचर है। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं मिलती, ये भी एक मिसिंग फीचर है। 2 एयरबैग्स यहाँ पे मिलते हैं आपको मैक्सिमम। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में फिगो एक एक्सेप्शनल कार है अगर आप सेफ्टी की बात करें तो, क्योंकि वहाँ पर आपको अप टू 6 एयरबैग्स मिलते हैं। इन 2 एयरबैग्स के साथ इस गाड़ी की ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग है 2 स्टार्स, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट अगर इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों को भी आप देखें, ग्रैंड आई-10 नियोस को भी देखें, तो वहाँ पर भी आपको 2 स्टार रेटिंग ही मिलती है। तो इस पूरे सेगमेंट में जो रेटिंग है ज़्यादा ऊपर जा सकती है। फिगो की क्रैश टेस्ट रेटिंग जो है वो मालूम नहीं है हमें, लेकिन एस्पायर की क्रैश टेस्ट रेटिंग जो है वो 3 स्टार्स है। ओवरऑल ये कैबिन जो है काफ़ी साफ़ सुथरा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अप मार्केट ये नहीं लगता है। अब अगर आप इसे नज़दीक से देखें तो यहाँ पर जो प्लास्टिक्स हैं ये काफ़ी अच्छे से पुट टुगेदर हैं, ये कहीं जाने वाले नहीं हैं बहुत सालों तक। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें मिसाल के तौर पे ग्रैंड आई-10 नियोस के साथ, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो कैबिन है इससे ज़रा बेहतर लगता है। फिट फिनिश और जो ओवरऑल एक अप मार्केट फील है वहाँ पर ज़रा बेहतर है। बट यहाँ पर भी काफ़ी साफ़ सुथरा कैबिन आपको मिलता है। यहाँ पर ये स्क्रीन अब आपको मिलती है 7 इंच टच स्क्रीन है, जो कि मारुति सुजुकी का स्मार्ट प्ले सिस्टम है। यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा वाव नहीं है, लेकिन आपको निराश भी नहीं करेगी। अगर आप एक ऑडियो फाइल हैं तो शायद आपको अपग्रेड की ज़रूरत पड़े, लेकिन डेली लिसनिंग के लिए यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये काफ़ी फीचर रिच है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। और ओवरऑल ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये काफ़ी वेल थॉट आउट है। ये आपको मोबाइल कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है और काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं यहाँ पर। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम का मैंने एक वीडियो किया था जो आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो कनेक्टेड कार फीचर्स होती हैं वो नहीं मिलती हैं। वो अगर आपको चाहिए तो फोर्ड फिगो के अंदर फोर्ड पास के द्वारा आपको मिलती हैं। यहाँ पर वो फीचर्स अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिक एसी मिलता है और ये कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे से बनाए गए हैं। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ से रीसर्कुलेशन चेंज कर सकते हैं। 2 यहाँ पर आपको पावर स्लॉट्स मिलते हैं, एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट और एक USB सॉकेट। ऑग्स इन यहाँ पे नज़र आएगा और ये काफ़ी यूज़फुल स्पेस है। यहाँ पर आप चाहें तो अपना सेल फ़ोन या वॉलेट रख सकते हैं। यहाँ पर अगर वायरलेस चार्जिंग होती तो बहुत अच्छा रहता। 2 कप होल्डर्स हैं और उसके अलावा जो स्पेस है ये ठीक ठाक है। आपको किसी तरह की कोई कमी नज़र नहीं आएगी यहाँ पर स्पेस में। ये काफ़ी यूटिलिटेरियन स्पेस है और इसे काफ़ी अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। और ग्लव बॉक्स जो है ये भी रीजनेबली साइज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है और यहाँ पर आपको कूलिंग फीचर भी नहीं मिलता है। ओवरऑल ये कैबिन हल्का फुल्का रिफ्रेश किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा बुरा है। साफ़ सुथरा है लेकिन फीचर रिच नहीं है। ड्यूरेबल है लेकिन हाई टेक नहीं है। मेरे ख्याल से अगली जो स्विफ्ट आएगी वहाँ पर आपको एक बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। चलिए पीछे देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं। डोर हैंडल यहाँ पर वही पुराने क्वॉकी पोजीशन पे प्लेस्ड है और अगर आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ख़ास चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं। पहली चीज़, डोर पैनल के अंदर आपको एक बड़ी बॉटल डालने के लिए जगह नहीं है। ये जो स्पेस है एक 500 या फिर 750 ml बॉटल के लिए ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पर ये प्लास्टिक में फिनिश किया गया है। यहाँ पर कोई सॉफ्ट टू टच मटेरियल नहीं है। अगर आप हेडरूम देखें तो यहाँ पर सफिशिएंट हेडरूम है। 6 फुट 1 इंच या 2 इंच तक के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बैठ पाएंगे। लेग रूम की अगर आप बात करें तो जस्ट अबाउट सफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा लंबे लोगों के लिए यहाँ पर शायद कुछ तकलीफ़ हो, लेकिन यहाँ पर 5 फुट 10 इंच 5 फुट 11 इंच तक के लोग आराम से बैठ सकते हैं। और जो आपके फीट हैं वो आप सामने वाली सीट के नीचे डाल सकते हैं। कुछ हद तक ये सीट्स स्कूप्ड आउट भी हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और ये पैसेंजर साइड सीट के पीछे आपको ये मैगजीन होल्डर भी नज़र आता है। इस सीट की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं, जो कि आपको इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी में नहीं मिलेंगे। और एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी वो ये है कि ये सीट्स न सिर्फ फोल्डिंग है बट ये 60-40 स्प्लिट भी है, जिससे कि आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आप इन सीट्स को गिरा करके अगर आपको बूट स्पेस को और एक्सटेंड करना है तो कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे आपको ये 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मिलते हैं। और इस सेगमेंट में अगर आप देखने जाएंगे तो बहुत सारे कार मेकर इस फीचर के ऊपर स्किम्प करते हैं। मारुति ने यहाँ पर इस चीज़ पर स्किम्प नहीं किया है, तो एक बहुत अच्छी बात है। ये सीट्स भी बहुत अच्छे से बनाई गई हैं। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की सीट्स आगे और पीछे दोनों ही तरफ काफ़ी अच्छे से पैडेड हैं और यहाँ पर आपको एक बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट ऑफ थाई सपोर्ट भी मिलता है और साथ ही ये हेडरेस्ट भी मिलते हैं। बीच में हेडरेस्ट नहीं है, न ही यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट है, लेकिन ओवरऑल जो सीट्स हैं ये काफ़ी अच्छी है। ये जो बैकरेस्ट है यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। 3 लोग अगर यहाँ पर आप एब्रेस्ट बैठाना चाहते हैं तो शायद ज़रा स्क्वीज़ हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप 3 लोगों को शॉर्ट जर्नीज़ के लिए नहीं बिठा सकते, क्योंकि ये जो बीच वाला पार्ट है ये भी फ्लैट है। यहाँ पर आपको ये एक कप होल्डर मिलता है, लेकिन पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए कोई AC वेंट या फिर कोई पावर सॉकेट्स मौजूद नहीं है। और ये जो एक चीज़ है
ये की जा सकती थी। हालांकि एसी इस गाड़ी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत तेज़ गर्मी में भी काफ़ी अच्छे से ठंडा करता है, लेकिन ये एक ऐसी फीचर है जो इस सेगमेंट में अब मिलती है, तो ये यहाँ पर होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब यहाँ पर अगर आप कंफर्ट की बात करें तो ये जो स्विफ्ट है इसका सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी सपल है। पहले वाली जो स्विफ्ट आती थी, मैंने पहले आपको बताया था, वो ज़रा फर्म साइड पर थी, लेकिन अब ये जो गाड़ी है बहुत अच्छे से राइड करती है। और अगर आप पीछे इस गाड़ी में बैठ करके चल रहे हैं तो आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये इस सेगमेंट की क्या सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल या सबसे ज़्यादा स्पेशियस कार है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने सेगमेंट के हिसाब से ये एक बहुत ही रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्पेस और कंफर्ट प्रोवाइड करती है। दोस्तों, मारुति सुजुकी स्विफ्ट एक ऐसी गाड़ी है जिसे मैं बरसों से अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रिकमेंड करता आया हूँ। अगर आपको एक नो नॉनसेंस, बड़ी ही प्रैक्टिकल, बड़ी ही फ्यूल एफिशिएंट कार चाहिए जो कि बहुत रिफाइंड भी हो, आपको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ हैंडलिंग परफॉर्मेंस दे, तो ये गाड़ी मैं आप में से उन सभी लोगों को रिकमेंड कर सकता हूं जिन्हें एक अच्छा हैचबैक चाहिए। आप इस गाड़ी को बिना किसी शक व शुबा के, बिना किसी टेंशन के खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दूसरी गाड़ियाँ भी हैं। अगर आप देखने जाए तो ग्रैंड आई-10 नियोस भी है जो अपने आप में बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन मेरे ख्याल से फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसमें ये गाड़ी ग्रैंड आई-10 नियोस से ज़रा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल पैकेज जो है, जो इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो है, वो ज़रा बेहतर है, माइलेज बेहतर है और ओवरऑल ये पैकेज मुझे ज़रा बेहतर लगता है। आपके पास फोर्ड फिगो भी है जहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जहाँ पर हैंडलिंग आपको ज़रा बेहतर मिलती है, सेफ्टी ज़रा ज़्यादा बेहतर मिलती है। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल वेल बैलेंस्ड पैकेज की बात करें तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी इस सेगमेंट की स्टार है। कीमतें यहाँ पर ज़रा ज़्यादा बढ़ गई हैं पहले से, और अब ये गाड़ी ज़रा एक्सपेंसिव लगने लगी है। इस नए मॉडल के साथ यहाँ पर कीमतों में ज़रा इजाफा हुआ है, और अगर आप इसे ग्रैंड आई-10 नियोस के साथ कंपेयर करें तो स्पेक टू स्पेक ये गाड़ी उससे ज़रा महंगी हो गई है। इनफैक्ट अगर आप पेट्रोल में देखने जाएँ तो बलेनो और स्विफ्ट के अंदर अब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इस कीमत के हिसाब से ये गाड़ी बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी है और आप इस गाड़ी को डेफिनेटली खरीद सकते हैं। ऑल्टरनेटिव के तौर पर अगर आपको एक ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली गाड़ी चाहिए जहाँ पर आपको आउटराइट परफॉर्मेंस बेहतर मिले, तो आप ग्रैंड आई-10 नियोस टर्बो के साथ जा सकते हैं। वहाँ पर कीमत ज़रा ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको आउटराइट परफॉर्मेंस चाहिए तो वो गाड़ी आपको वो परफॉर्मेंस बिना माइलेज में ज़्यादा समझौता किए प्रोवाइड करवा सकती है। लेकिन एज एन ओवरऑल पैकेज ये गाड़ी अब भी बेहतरीन है और आप डेफिनेटली इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको 2021 स्विफ्ट के बारे में आपके जो भी सवाल थे उन सभी सवालों के उत्तर मिले। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई सवाल बाकी हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनका जवाब दूं। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।